and that just shows the power of what sport can do. You recently visited the United States and reinvigorated your friendship with Donald Trump. What do you like about Donald Trump as a friend, as a leader? मैं घटना का वर्णन करना चाहूँगा। शायद आप उससे जज कर सकते हैं कि कौन-सी बातों की तरफ मैं कह रहा हूँ। अब जैसे हमारा ह्यूस्टन में कार्यक्रम था, हाउडी मोदी, और मैं और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों, और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इतने लोगों का होना अमेरिका के जीवन के अंदर बहुत बड़ी घटना है। खेल-कूद के मैदान में तो पॉलिटिकल रैली में इतने बड़े लोग होना बहुत बड़ी बात है। तो इंडियन डायस्पोरा के लोग इकट्ठा आए थे। तो हम लोग दोनों स्पीच किए, वो नीचे बैठ कर के मुझे सुन रहे थे। अब ये उनका बड़प्पन है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ कर के सुन रहे हो और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूँ, ये उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया, और हम तो जानते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी की कितनी बड़ी वो रहता है, कितने प्रकार की स्क्रूटिनी होती है। मैं जाकर के वो रईस के लिए धन्यवाद करने गया, तो मैंने उनको ऐसे कहा, "अगर मैंने कहा आपको इतराज़ ना हो, तो आइए हम ज़रा एक पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं, इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं।" अब ये अमेरिका की लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हज़ारों की भीड़ में अमेरिकन Yeah. राष्ट्रपति चल पड़े। एक पल का भी विलंब किए बिना वो मेरे साथ चल पड़े, भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा वो एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीज़न खुद लेते हैं। और दूसरा, मोदी पर उनको भरोसा है कि मोदी ले जा रहा है तो चलिए निकलते हैं। तो ये आपसी विश्वास का भाव, ये इतना हमारा मजबूती मैंने उसी दिन देखा। और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन जिस रूप में महसूस किया कि सिक्योरिटी वालों को पूछे बिना मेरे साथ चल देना हज़ारों लोगों के बीच में। अब उसका वीडियो देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। और जब उन पर गोली चली अब इस चुनाव कैंपेन में, तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप एक ही नज़र आए। उस स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ कर के चलने वाले ट्रंप, और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना, अमेरिका के लिए ही ज़िंदगी, ये जो उनका रिफ्लेक्शन था, क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूँ, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूँ, तो हमारी जोड़ी बराबर जम जाती है। तो ये चीज़ें हैं कि अपील करती है, और मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर दुनिया में राजनेताओं के विषय में मीडिया में इतना रिपोर्ट छपते हैं कि हर कोई एक-दूसरे को मीडिया के माध्यम से आँकता है। स्वयं ज़्यादा एक-दूसरे से मिल कर के एक-दूसरे को ना पहचानते हैं, ना जानते हैं, और शायद तनाव का कारण भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ही है। मैं जब पहली बार व्हाइट हाउस गया, तो राष्ट्रपति ट्रंप के विषय में बहुत कुछ मीडिया में छपता था, उस समय नए-नए आए थे, दुनिया ज़रा कुछ अलग ही रूप में उनको देखती थी। मुझे भी मतलब भाँति-भाँति का ब्रीफिंग किया गया था। जब मैं व्हाइट हाउस पहुँचा, पहली मिनट में उन्होंने सारे वो प्रोटोकॉल की दीवारें तोड़ दी, एकदम से। और फिर जब उन्होंने पूरा व्हाइट हाउस में घुमाने ले गए और मुझे दिखा रहे थे, और मैं देख रहा था उनके हाथ में कोई कागज़ नहीं था, कोई पर्ची नहीं था, कोई साथ में कोई व्यक्ति नहीं था। मुझे दिखा दे, ये अब्राहम लिंकन यहाँ रहते थे, ये कॉर्ड इतना लंबा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ये टेबल पे कौन राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया था, डेट वाइज़ बोलते थे जी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा इंप्रेसिव था कि ये इंस्टीट्यूशन को कितना ऑनर करते हैं, कितना अमेरिका की हिस्ट्री के साथ उनका कैसा लगाव है, और कितना रिस्पेक्ट है, वो मैं अनुभव कर रहा था, और बड़े खुल कर के काफ़ी बातें मेरे से कर रहे थे। ये मेरी पहली मुलाकात का मेरा अनुभव था। और मैंने देखा कि जब वो पहले टर्म के बाद वो चुनाव बाइडेन जीते, तो ये 4 साल का समय हुआ। मेरा और उनको बीच में जानने वाला कोई व्यक्ति उनको मिलता था, तो इन 4 साल में नहीं तो पचासों बार उन्होंने कहा होगा, "मोदी इज़ माय फ्रेंड, कन्वे माय रिगार्ड्स।" नॉर्मली ये बहुत कम होता है। Hmm. यानी हम एक प्रकार से फिजिकली भले ना मिले, लेकिन हमारे बीच का डायरेक्ट इनडायरेक्ट संवाद या निकटता या विश्वास, ये अटूट रहा है। He said that you're a much tougher, much better negotiator than he is. He said this recently when you visited. What do you think of him as a negotiator, and what do you think he meant about you being a great negotiator? अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनका एक बड़प्पन है कि वो मेरे जैसे आयु में भी उनसे छोटा हूँ। वो मेरी सार्वजनिक रूप से तारीफ़ करते हैं, अलग-अलग विषय पे तारीफ़ करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि मैं मेरे देश के हितों को ही सर्वोपरि मानता हूँ, और इसलिए मैं भारत के हितों को लेकर के हर फ़ोरम में अपनी बात रखता हूँ। किसी का बुरा करने के लिए रखता नहीं हूँ, सकारात्मक रूप से रखता हूँ, तो किसी को बुरा भी नहीं लगता है। लेकिन मेरे आग्रह को तो सब कोई जानते हैं कि भई मोदी है तो इन चीज़ों का आग्रह करेगा, और वो तो मेरे देश के लोगों ने मुझे वो काम दिया है। तो मैं तो मेरे देश, यही मेरा हाई कमांड है। मैं तो उनकी इच्छा का ही पालन करूँगा। You've also had a bunch of productive meetings with several other folks on your visit to the United States: Elon Musk, J.D. Vance, Tulsi Gabbard, Vivek Ramaswamy. What are some things that stood out from those meetings? Maybe key takeaways, key memories. देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रपति ट्रंप को मैंने पहले टर्म में भी देखा है और सेकंड टर्म में भी देखा है। इस बार पहले से बहुत अधिक वो प्रिपेयर्ड है। बहुत ही उनको क्या करना है, उसके विषय में उनके दिमाग में स्टेप्स, रोड मैप बहुत क्लियर है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं उनकी टीम के लोगों से मिला। मैं मानता हूँ बहुत अच्छी टीम उन्होंने सिलेक्ट की है, और इतनी अच्छी टीम है तो राष्ट्रपति ट्रंप की जो भी विज़न है उसको लागू करने वाला सामर्थ्यवान टीम मुझे महसूस हुई जितनी मेरी बातें हुई है। जिन लोगों से मेरा मिलना हुआ, चाहे तुलसी जी हो या विवेक जी हो या एलन मस्क हो, एक फैमिली लाइक एनवायरनमेंट था। सब अपने परिवार के साथ मिलने आए थे। तो मेरा परिचय एलन मस्क है, तो मैं मुख्यमंत्री था तब से मेरा उनका परिचय है। तो अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ आए थे, तो स्वाभाविक वो माहौल था। खैर बातें तो होती हैं, कई विषयों पर चर्चा होती है। अब उनका जो डोज़ वाला मिशन चल रहा है तो बड़े उत्साहित भी हैं कि किस प्रकार से वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए भी खुशी का विषय है कि मैं 2014 में आया। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे देश में जो पुरानी बीमारियाँ जो घुस गई हैं, मेरे देश को मैं उन बीमारियों से, गलत आदतों से जितनी ज़्यादा मुक्ति दिला सकता हूँ तो दूँ। अब जैसे मेरे यहाँ मैंने देखा 2014 में आने के बाद, हमारी इतनी कोई ग्लोबल लेवल पे चर्चा नहीं है, जितनी राष्ट्रपति ट्रंप और डोज़ की चर्चा है। लेकिन मैं उदाहरण दूँ तो आपको ध्यान में आएगा कैसे काम हुआ है। मैंने देखा कि जो सरकार के कुछ स्कीम्स के बेनिफिट होते हैं, खास करके लोक कल्याण के काम, कुछ ऐसे लोग उसका बेनिफिट लेते थे, जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। लेकिन गोष्ठ नाम, शादी हो जाती है, विधवा हो जाते हैं, पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, हैंडीकैप हो जाते हैं, पेंशन मिलना। और मैंने फिर उसको स्क्रूटिनी शुरू किया। आप जानकर के हैरान होंगे, 100 मिलियन लोग, 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ ऐसे नाम, फेक नाम, डुप्लीकेट नाम, उनको मैंने व्यवस्था से बाहर निकाला।
और उसके कारण जो पैसों की बचत हुई, मैंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया। जो पैसा दिल्ली से निकलेगा उतना ही पैसा उसके जेब में जाना चाहिए। इसके कारण मेरे देश का करीब 3 लाख करोड़ पैसे के इधर जो गलत हाथों में जाता तो बचत हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण टेक्नोलॉजी का मैं भरपूर उपयोग करता हूँ। उसके कारण बिचौलिए वगैरह थे। सरकार में मैंने खरीदार के लिए जेम पोर्टल बनाया टेक्नोलॉजी का। तो सरकार को खरीदने में भी बहुत पैसा बच रहा है, समय बच रहा है, कॉम्पिटिशन अच्छा मिल रहा है, अच्छी चीज़ें मिल रही है। हमारे यहाँ कंप्लायंसेस का बर्डन भी बहुत था। मैंने 40,000 कंप्लायंसेस खत्म किए। पुराने कानून ढेर सारे थे, जो भी कोई कारण नहीं था। करीब 1500 कानून मैंने खत्म किए। तो मैं भी एक प्रकार से सरकार में इस प्रकार की जो चीज़ें डोमिनेट कर रही थी, उससे मुक्ति दिलाने का तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो दोस्त का जो काम है, स्वाभाविक है ऐसी चीज़ों को चर्चा होना बहुत स्वाभाविक होता है। You and Xi Jinping have considered each other friends. How can that friendship be reinvigorated to help de-escalate some of the recent tensions and resume dialogue and cooperation with China? देखिए, भारत और चीन का संबंध, ये कोई आज का नहीं है। दोनों पुरातन संस्कृति है, पुरातन सिविलाइज़ेशन है और मॉडर्न वर्ल्ड में भी अपनी उनकी भूमिका है। आप अगर पुराने रिकॉर्ड देखेंगे, सदियों तक चीन और भारत एक-दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्लोबल पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं कहते हैं कि दुनिया का जो जीडीपी था, उसका 50% से ज़्यादा अकेले भारत और चीन का हुआ करता था। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का रहा और मैं मानता हूँ कि इतने सशक्त संबंध रहे, इतने गहन सांस्कृतिक संबंध रहे और पहले की सदियों में कोई हमारे बीच में संघर्ष का इतिहास नहीं मिलता है। हमेशा एक-दूसरे से सीखना, एक-दूसरे को जानने का ही रहा है और बुद्ध का प्रभाव किसी ज़माने में तो चाइना में काफ़ी था और वो यहीं से ही वो विचार गया था। हम भविष्य में भी इन संबंधों को ऐसे ही मजबूत रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। ये हमारा ह जहाँ तक डिफरेंसेस तो होते हैं, 2 पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है। ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज़ नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कॉर्ड नहीं, डायलॉग इसी पर बल देते हैं। तभी जाकर के एक स्टेबल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप और दोनों ही देशों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है। ये ठीक है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएँ घटी, उसके कारण हमारे बीच स्थितियाँ काफ़ी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति शी के साथ मेरा मिलना हुआ। उसके बाद सीमा पर जो चीज़ें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे-धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापस आ जाए, वो उसको थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी ज़रूरी है। और जब 21वीं सदी एशिया की सदी है, तो हम तो चाहेंगे कि भारत चीन के बीच में स्पर्धा सब स्वाभाविक है। स्पर्धा कोई गलत चीज़ नहीं है। ये संघर्ष नहीं होना चाहिए। The world is worried about a brewing global war, the tensions between China and the United States, in Ukraine, Russia, in Europe, in Israel, the Middle East. What can you say about how we in the 21st century can avoid a global war, avoid an escalation towards more conflict, more war? देखिए, कोविड ने हम सबकी मर्यादाओं को उजागर कर दिया। हम कितने ही भले अपने आप को महान राष्ट्र क्यों ना मानते हों, बहुत प्रगतिशील क्यों ना मानते हैं, साइंटिफिक बहुत ही एडवांस गए हुए मानते हो, जो भी हो, सबने अपने-अपने तरीके से। लेकिन कोविड के काल में हम सब ज़मीन पे आ गए, दुनिया के हर देश। और तब लगता था कि दुनिया उससे कुछ सीखेगी और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जाएँगे। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना, वैसा शायद कोविड के बाद बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति ये बनी कि शांति की तरफ जाने के बजाय दुनिया बिखर गई, एक अनिश्चितता का कालखंड आ गया, युद्ध के ने उसको और मुसीबत में डाल दिया। और मैं मानता हूँ कि मॉडर्न वॉर्स सिर्फ रिसोर्स या इंटरेस्ट के लिए नहीं, आज मैं देख रहा हूँ कि इतना इतने प्रकार का संघर्ष चल रहा है। फिजिकल लड़ाइयों की तो चर्चा होती है, लेकिन हर क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पैदा हुए करीब-करीब इर्रेलेवेंट हो गए, इसमें कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है। यूएन जैसी संस्थाएँ अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकते हैं। दुनिया में जो लोग कानून की नियमों की परवाह नहीं करते, वो सब कुछ कर रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में बुद्धिमानी यही होगी कि सब लोग संघर्ष का रास्ता छोड़ करके समन्वय के रास्ते पर आगे आएँ और विकासवाद का रास्ता सही होगा, विस्तारवाद का रास्ता काम नहीं आएगा। और जैसा मैंने पहले कहा, दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, हर किसी को हर एक की ज़रूरत है। कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है। और मैं देख रहा हूँ कि जितने अलग-अलग फोरम में मुझे जाना होता है, उसमें चिंता सबको सता रही है संघर्ष की। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द उससे मुक्ति मिले।